हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ कॉस्ट की। यहाँ पर आपको तीन तरीके की कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पर फर्म लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रही हो लेकिन उसके कॉस्ट फिर भी ना इंक्रीज़ हो ना ही डिक्रीज़ हो। तो लगातार प्रोडक्शन बढ़ने पर भी यदि आपकी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो आप कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। इस चीज़ को लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर फर्म ए में फर्म का दिखाया गया है इक्विलिब्रियम, बी में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम दिखाया गया है। क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में आपकी इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। तो इंडस्ट्री सबसे पहले क्या करेगी? प्राइस डिसाइड करेगी। एक्स एक्सिस पर हमने दोनों के लिए आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिए हैं। पहले फर्म का डिमांड, पहले इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है? डी, और कितनी सप्लाई है? एस। ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर देगी। कौन डिसाइड करेगी? इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री ने इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किया है ये फर्म को लेना पड़ेगा, तो इसी प्राइस लाइन को हम इधर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। और इस प्राइस पर फर्म कैसे उसमें है पोजीशन में? इक्विलिब्रियम में। कैसे इक्विलिब्रियम में? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की थी, जहाँ पर LAC, SAC, SMC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वहाँ बॉटम पॉइंट पर आप कहते हैं कि आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है और आप इस पर प्रोड्यूस करेंगे OM आउटपुट, जो कि आपका ऑप्टिमम आउटपुट भी कहलाता है। अब सपोज कीजिए इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व आपका D से D1 पर शिफ्ट हो जाता है। अब इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा? सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई है तो प्राइजेस राइज कर जाएंगे। नए वाला डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पर काट रहा है, तो प्राइजेस इतने राइज कर गए। अब इंडस्ट्री में प्राइजेस ये हो गए हैं, यही प्राइजेस आपके फर्म को लेने पड़ेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी प्राइस के लिए। हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी? वेयर MR इक्वल टू MC, और MC MR को नीचे से काटता है। तो फर्म यहाँ पर MR MC इक्वल है और नीचे से काट रहा है, यहाँ प्रोड्यूस करना, इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगी। इस पॉइंट पर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करो। ON आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है फर्म। अब ON आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पर A पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आप ON आउटपुट के लिए एवरेज कॉस्ट से यदि आप देखें कि कितनी कॉस्ट है, तो कॉस्ट की लाइन इधर ड्रॉ होगी। और ये जो A और B है, यानी कि A से आपको प्राइस लाइन पर पॉइंट है, B आपका पॉइंट है कॉस्ट पर। तो A और B ये जो है ये एक्सेसिव प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जब सुपर नॉर्मल की प्रॉफिट की कंडीशंस हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं हम, तो लॉन्ग रन में नई नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में, और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो भी क्या करेंगी? ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। तो ऐसे में इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो नए डिमांड कर्व को सप्लाई कर्व यहाँ काट रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और नया प्राइजेस डिसाइड होंगे। यानी कि जिस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ी थी उसी हिसाब से हमारी सप्लाई बढ़ गई है, तो हमारे प्राइजेस डाउन आ गए हैं। अब क्योंकि लगातार आपके यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट पर किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कॉस्ट कर्व्स सेम रहेंगे और आपका प्राइस कितना डाउन आएगा? प्राइस तब तक डाउन आएगा जब तक कि फर्म नॉर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आ जाती, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती। तो क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हमेशा फर्म कैसी पोजीशन में होगी? नॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन में। तो आपका सप्लाई कर्व इतना शिफ्ट करेगा जहाँ पर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में है। तो आप अपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं कैसे? इस प्राइस लाइन पर।
इस प्राइस लाइन पर नए डिमांड कर्व को काटते हुए आप सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको प्राइस को उतना ही कम करना है जितना कि नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में होगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्राइस वहीं वापस आ जाता है, जबकि इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ जाता है और फर्म का आउटपुट भी कंपैरेटिवली बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की, कैसे कॉस्ट इंडस्ट्री में, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में। और यदि आप अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ पर आपकी इनिशियल डिमांड कर्व और इनिशियल सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पर, और लेटेस्ट इक्विलिब्रियम यानी कि जहाँ पर आपका नया डिमांड कर्व आपके नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व भी आप ड्राइव कर सकते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कौन सी होगी? जहाँ पर जैसे जैसे फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी और आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन आउटपुट। यहाँ पर इस चीज़ को डायग्राम में फिर से दिखाया गया है, समझाया गया है। वही एक फर्म का डायग्राम है, एक इंडस्ट्री का। एक्स एक्सिस पर आउटपुट है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर पहले क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, यानी कि पहले इनिशियल डिमांड कर्व होता है, इनिशियल सप्लाई कर्व होता है, ये दोनों कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया और ये प्राइस आपके फर्म को लेना पड़ेगा। अब ये जो प्राइस फर्म को लेना पड़ेगा, यहाँ पर फर्म कैसी पोजीशन में होगी, इक्विलिब्रियम की, लॉन्ग रन के। तो हमने लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व बना दिया, LAC बना दिया, SAC बना दिया, SMC बना दिया। LMC भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमने उसको ड्रॉ नहीं किया है। अब फिर क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। डिमांड इंक्रीज होने के बाद सप्लाई कर्व को नया डिमांड कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस नए वाला आ जाएगा और इस पर इंडस्ट्री इतना आउटपुट बनाएगी, OQ1। अब प्राइस बढ़ गया है, इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ गया है, लेकिन इस नए प्राइसेस पर फर्म कहाँ प्रोड्यूस कर रही है? इस प्राइस लाइन को यदि हम इधर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस अब फर्म को लेना पड़ेगा। इस प्राइस पर पुराने वाले SMC, ये MR आ गया, प्राइस मतलब MR, ये SMC है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। MRMC को यहाँ काट रहा है, यानी कि फर्म यहाँ से प्रोडक्शन करना शुरू करेगी और कितना प्रोडक्शन करेगी? ON प्रोडक्शन जब फर्म कर रही है तो हम देख सकते हैं इतना प्राइस था, MR था, और इसी प्रोडक्शन के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट, ये MR इक्वल टू AR, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये A से B तक का क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, फिर से इंडस्ट्री में फर्म क्या करेंगी? एंट्री करेंगी, जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देंगी और ऐसे में हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी सप्लाई कर्व फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, S से S1 हो जाएगा, S से S1 हो जाएगा। सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ने से हमारे प्राइसेस कम हो गए हैं पहले से। P1 पर प्राइसेस थे डिमांड बढ़ने के कारण, अब क्योंकि डिमांड के रिस्पॉन्ड में सप्लाई भी बढ़ गई है तो प्राइसेस P1 से घटकर P2 रह गए हैं। ऐसी कंडीशन में जब सप्लाई बढ़ रही है, हम कैसी कॉस्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की, याद रखिएगा। तो ये जो नया प्राइस आपके आएगा, ये नया प्राइस किसको लेना पड़ेगा? फर्म को लेना पड़ेगा। तो इस नए प्राइस पर हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है इधर सिमिलर। अब इस नए प्राइस पर फर्म के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन ये सप्लाई कब तक बढ़ती है? जब तक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं आ जाती। तो फर्म ज़्यादा सप्लाई कर रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कब तक बढ़ेगी ये सप्लाई? कहाँ पर प्राइस
डिसाइड हो गया जहाँ पर दोबारा से फर्म नॉर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती हैं। तो प्राइस, ये जो प्राइस नया डिसाइड हुआ है सप्लाई बढ़ने के कारण, ये प्राइस लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी कॉस्ट कर्व को? एट दी बॉटम, जहाँ पर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में होगी। तो हम देख सकते हैं कि फर्म यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री का आउटपुट कंपैरेटिवली बढ़ जाता है और प्राइजेस भी इंडस्ट्री में बढ़ जाते हैं और फर्म के लिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब हम इनिशियल इक्विलिब्रियम यानी कि डी कर्व और एस कर्व से हमें जो अचीव हुआ था, और लास्ट इक्विलिब्रियम यानी D1 कर्व और S1 कर्व को इंटरसेक्ट करने से जो इक्विलिब्रियम मिलता है, इन दोनों इक्विलिब्रियम को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व भी मिल जाता है इंडस्ट्री के लिए। तीसरा पॉइंट जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, यानी कि अब कैसे कॉस्ट इंडस्ट्री की बात करें, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की। इस कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फर्म में, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ होती चली जाएगी और आपका जो कॉस्ट है वो कम होते चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करने में फर्म एफिशिएंट है। तो अब यहाँ पर वही डायग्राम दिखाया गया है, आउटपुट एक्स एक्सिस पर, वाई पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इनिशियली इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगी, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया, आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, ये प्राइस फर्म को लेना पड़ेगा। तो इस प्राइस से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इधर की तरफ, लेकिन इस प्राइस पर फर्म कैसी सिचुएशन में होगी? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन बना दी जहाँ पर हमारा प्राइस एट द बॉटम टच कर रहा है एसएसी को, एसएमसी को और एलएसी को, जहाँ पर ये सारी चीज़ें इक्वल हैं। अब फिर से क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड कर्व डी से D1 की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस डिमांड इंक्रीज़ होने के कारण आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और इंडस्ट्री में आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होंगे, इस प्राइस के इंक्रीज़ के बाद फर्म को यही प्राइस लेना पड़ेगा और यही प्राइस यदि फर्म लेती है तो MR MC को A पॉइंट पर काट रहा है। यहाँ से हम फर्म का आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। अब फर्म का आउटपुट कितना है? ON। लेकिन ON आउटपुट के लिए एवरेज कॉस्ट कर्व से यदि हम कॉस्ट लाइन ड्रॉ करें तो इधर की तरफ ड्रॉ होगी, तो AB जो बचेगा वो कैसा प्रॉफिट होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म फिर क्या करेंगी? नई नई मार्केट में आने लग जाएंगी और एग्जिस्टिंग फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी। अब जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हो रही हैं, जिनके कारण आप कह सकते हैं कि फर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले से कम हो जाती है अब, और सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। तो डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ गया था, नई फर्म्स आ गई, एग्जिस्टिंग फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी, तो सप्लाई भी हमारी बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू किया कॉस्ट हमारी कम हो गई, तो कॉस्ट कर्व ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पर नया सप्लाई कर्व काट रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर रही है, तो ये प्राइस फर्म को लेना पड़ेगा। अब ये जो एक्सपेंशन हुआ है सप्लाई में S से S1, ये सप्लाई में एक्सपेंशन कब तक होगा? जब तक फर्म के सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो AB पर हो रहे थे वो एलिमिनेट नहीं हो जाते और फर्म कैसी पोजीशन में नहीं आ जाती फिर से नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में। तो सप्लाई इंक्रीज़ होने के कारण हमारी कॉस्ट घट गई है, हमारे कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर गए हैं और ये कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर गए हैं और नया जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो किस पॉइंट पर हुआ है? एट द बॉटम ऑफ द कॉस्ट कर्व्स, जहाँ पर हम कहते हैं कि फर्म दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ गई है और यहाँ से हम आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं। अब फर्म का आउटपुट OR है। तो ऐसी कंडीशंस में जब डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, हम देख सकते हैं कि प्राइसेस पहले से भी कम हो जाएंगे और आपका आउटपुट कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट घट रही है तो आउटपुट को आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट घटने के साथ साथ आपके प्राइसेस भी वस्तुओं के कम हो जाते हैं।
और फिर से यदि आप इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई कर्व के इनिशियल इक्विलिब्रियम को और नई डिमांड और नई सप्लाई कर्व के लास्ट इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अचीव कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के पोजीशन में हम देख सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्री का आउटपुट पहले से ज़्यादा हो जाता है, प्राइसेस पहले से कम हो जाते हैं। जबकि फर्म के लिए हम देखेंगे तो हमारा जो आउटपुट का लेवल है पहले की बजाय बढ़ जाएगा, यानी फर्म और इंडस्ट्री दोनों का आउटपुट बढ़ रहा है और प्राइसेस कम हो रहे हैं। कैसी कॉस्ट इंडस्ट्री है? डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जब आपका आउटपुट लगातार बढ़ने से आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाती है, कॉन्सिक्वेंटली आप प्राइजेस को भी डिक्रीज़ कर देते हैं और अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑन द अपोजिट हैंड, आप इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए जब इस चीज़ की बात कर रहे थे तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में आपके प्राइजेस जो कि पहले पी पॉइंट पर थे वो बढ़कर P2 पर इस्टेब्लिश होते हैं और P2 पर यानी कि आपके प्राइस कंपैरेटिवली पहले से बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्री का आउटपुट तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, लेकिन फर्म पहले की बजाय कम आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। पहले फर्म M पर प्रोड्यूस कर रही थी, फिर R पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो फर्म का आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि फर्म का आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइजेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी कॉस्ट इंडस्ट्री कैसी है? इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ रही है, इसीलिए आपको जो चीज़ों के प्राइजेस हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे और आप कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस करना चाहेंगे। जबकि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपका कॉस्ट पर क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन बढ़ने से, तो आपका इंडस्ट्री का आउटपुट तो बढ़ जाता है लेकिन फर्म का आउटपुट कांस्टेंट रहता है और प्राइसेस भी इकोनॉमी में कांस्टेंट रहते हैं।